हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, फोटोलिथोग्राफी इज एसोसिएटेड विथ। फोटोलिथोग्राफी किससे संबंधित है? तो फोटोलिथोग्राफी जो होता है ये गेरे चिप से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ग्लूकोमीटर इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ बायोसेंसर्स द एंजाइम इट यूजर्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इज। ग्लूकोमीटर बायोसेंसर का एक एग्जाम्पल्स है जो उपयोगकर्ता ग्लूकोज की स्थिति का पता लगाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ग्लूकोज ऑक्सीडेज, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो एंजाइम्स होता है इसकी सहायता से जो ग्लूकोमीटर होता है ये ब्लड में ग्लूकोज की लेवल का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिंकर हिस्टोन इज। लिंकर हिस्टोन इसमें से कौन सा है? तो जो H1 होता है ये क्या होता है? ये लिंकर हिस्टोन होता है, क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन पे क्या होता है कि जो डीएनए होता है क्रोमोसोम्स, इस पे क्या होता है कि चारों तरफ इसके रैप होता है। तो इसमें क्या होता है कि साइड पे क्या किया जाता है, जो लिंकर हिस्टोन होता है इसको बांधने का काम करता है, ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम्स होता है उसको। तो इससे हेल्प ये किसमें करता है? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, साइन डालगान्स सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट इन। जो साइन डालगान सीक्वेंस होता है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? तो ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो राइबोसोम्स होता है वो जाकर के इसी साइट पे जाकर बाइंड होता है। जो साइन डालगान सीक्वेंस होता है इसी पे, क्योंकि जब mRNA आप देखेंगे जहाँ पे ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो जब mRNA की संरचना देखेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसको कहा जाता है साइन डालगान सीक्वेंस। उसी जगह पे जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स उसी जगह पे आकर के इस यहाँ पे जुड़ता है और उसके बाद क्या होता है कि आगे बढ़ता चला जाता है और जो भी प्रोटीन्स होते हैं एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशंस करते हैं। तो ये यूज किस तरीके से इसका किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है इनिशिएशन ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन जो होता है इसको स्टार्ट करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम इसी जगह आके जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइड बॉन्ड between incoming amino acid and growing polypeptide chain is formed by enzyme peptidyl transferase. Which among the following is true for peptidyl transferase? पूछा गया इसमें कि ट्रांसलेशन के दौरान आने वाले एमिनो एसिड और बढ़ती पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बीच पेप्टाइडल बंधन एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज द्वारा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के लिए सत्य है? तो इसमें पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के लिए क्या सत्य है? लोकेशन से इसका होता है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स एंड इसका नेचर जो होता है राइबोजाइम होता है। ये राइबोजाइम क्या होता है? तो राइबोजाइम जो होता है ये आरएनए विथ कैटालिटिक एक्टिविटीज जो होते हैं उसी को कहा जाता है राइबोजाइम्स। और ये पाया किस में जाता है? तो ये जो राइबोजाइम्स होता है ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स में स्थित होता है और ये काम क्या करता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो कैटालिटिक फॉर्मेशंस होते हैं कैटालाइज का, उसको क्या करता है? फॉर्मेशंस करता है, जिससे कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वे एमिनो एसिड के बीच बनता चला जाता है। यानी एक एमिनो एसिड के बीच और दूसरा एमिनो एसिड, इसके बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इसी की वजह से बनता है। HIV का जीनोम है, तो HIV का जीनोम क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ऐसे अधिकांश आप बैक्टीरिया में या वायरस में या अदर किसी भी एनिमल्स में देखेंगे तो उसमें DNA जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। लेकिन आप HIV के वायरस में देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो RNA होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है और HIV का फुल फॉर्म में क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ये वायरस क्या करता है कि RNA टेम्पलेट का यूज करता है DNA को सिंथेसिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज फर्स्ट इन यूकैरियोट इज। यूकैरियोट्स में आप लोग को पता होगा कि 3 प्रकार के RNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड। 3 प्रकार के RNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं, जिसमें आप लोगों से RNA पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में पूछा है कि इसका रोल क्या होता है। तो इसका रोल क्या होता है? ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन फॉर rRNA कोडिंग जीन्स के लिए करता है, ठीक है। तो ये rRNA को जो होता है कोड करने का काम करता है। जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसके दौरान ये क्या करता है? rRNA को कोड करता है, जो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो। तो ये यूकैरियोट में होता है, क्योंकि आप प्रोकैरियोट में देखेंगे तो एक ही RNA पॉलीमरेज पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है? 3 प्रकार के RNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द जेनेटिक कोड। इसमें से जेनेटिक कोड के लिए क्या करेक्ट नहीं है?
तो इसका सही आंसर क्या है, यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड इन। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो कहाँ पे स्थित होता है, तो वो स्थित होता है एक्स्ट्रा सेलुलर साइट में। और ये क्या करता है, सेल सेल सिग्नलिंग एंड सेल सेल रिकॉग्निशन में और इंटरेक्शंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेटाफेज प्लेट इज लोकेटेड एट। जो मेटाफेज प्लेट होता है ये कहाँ पर स्थित होता है, तो मेटाफेज प्लेट जो होता है वो स्पिंडल इक्वेटर ओनली पर क्या होता है, ये स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है पीएच ऑफ लाइसोसोम्स इज। लाइसोसोम्स का आप लोगों से पीएच पूछा है, तो लाइसोसोम्स का पीएच जो होता है वो ऑलवेज एसिडिक होता है, हमेशा एसिडिक होता है। इसका पीएच किसके अराउंड होता है, लगभग 4.5 से 5.0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है AUG जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है, इज अ कोडोन एंड कोड फॉर मिथियोनिन। ये क्या करता है, ये कोडोन और एंड कोड है जो कि मिथियोनिन को कोड करता है। देयर इज अ म्यूटेशंस इन दिस कोडोन। इस कोडोन में म्यूटेशंस हो जाता है लीडिंग टू चेंज द कोडेड एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड को कोड करता है वो चेंज हो जाता है, उसका जो सीक्वेंस होता है। विच एमंग द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली ट्रू फॉर द म्यूटेशंस। तो इसमें पूछा है कि उत्परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य अधिक संभावित है, तो इसका सही आंसर रहेगा म्यूटेशन चेंज बेस एट फर्स्ट पोजीशंस। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो मल्टीपल कोडोन्स होते हैं ये कोड कर सकते हैं सेम एमिनो एसिड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ। जो यूकैरियोट्स में जो सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है वो किससे बना हुआ होता है, तो ये बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा बना होता है सीलिया। और जो फ्लैजेला होता है ये हेल्प किस में करता है, तो लोकेशंस में क्या करता है, मूवमेंट लोकेशंस में हेल्प करने का काम करता है। और इसके अरेंजमेंट यदि आप देखेंगे कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है किस प्रकार से अरेंज होता है, यह 9+2 के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ये अरेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं कि मॉडिफाई करने का काम करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उसके बाद जो भी लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शंस में हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। तो ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एमिनो एसिड विथ 2 कायरल सेंटर्स इज। अल्फा एमिनो एसिड जो कि 2 कायरल सेंटर से है, तो वो कौन सा है, वो है थियोनिन। थियोनिन जो होता है एक ऐसा अल्फा एमिनो एसिड होता है जिसमें 2 कायरल सेंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इफ देयर इज अ लीनियर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ 100 एमिनो एसिड रेसिड्यू देन हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन। इसमें पूछा गया है आप लोगों से कि एक लीनियर प्रोटीन दिया गया है जो कि 100 एमिनो एसिड से बना हुआ है, तो उसमें पूछा है कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं उस अमीनो एसिड के बीच बनेंगे, तो उसमें 99 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि आप लीनियर चेयर में अमीनो एसिड को यदि आप अरेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का, वो क्या होता है कि जितने भी एमिनो एसिड होते हैं ना उससे एक कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको 100 एमिनो एसिड दिया है ना, तो पेप्टाइड बॉन्ड का यदि नंबर आप लोगों से पूछा है तो एमिनो एसिड का नंबर कितना है, 100 है, तो पेप्टाइड बॉन्ड को एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। वही आपसे यदि 99 एमिनो एसिड का पूछा होता तो एक और घटा देते, तो इसमें कितना हो जाता, 98 पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जितना नंबर दिया रहेगा एमिनो एसिड का उसमें एक कम कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या। क्योंकि आपको पता है कि जो 2 एमिनो एसिड के बीच क्या बनता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन प्यूरिन बेसिस इज। प्यूरिन बेसिस में कितने हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं, तो प्यूरिन बेसिस में 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं। आप लोग को पता होगा प्यूरिन बेसिस कौन कौन से होते हैं, जो एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है, ये क्या होते हैं, प्यूरिन बेसिस होते हैं, जिसमें 2 आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। इसमें से आप लोगों को कौन सा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है ये पूछा है। तो रिड्यूसिंग शुगर जो सुक्रोज होता है ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। क्यों, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि इसमें जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ये अब्सेंट होते हैं, ये नहीं होते, जिसके वजह से ये क्या होता है कि रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है PK1 एंड PK2 फॉर अल्फा
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्फा एमिनो इन ग्लाइसिन आर, ये आपको वैल्यू दिया गया है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ, आपसे ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दिया है, आप लोग को pK1 एंड pK2 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हम इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में क्या किया जाता है, एवरेज लिया जाता है, ठीक है। तो pK1 pK2 जो इसके वैल्यू दिया गया है, इन दोनों को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 5.97। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग बाय एडमिनिस्ट्रेशंस बाय इथेनॉल इन द पेशेंट इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल्स होता है, ये एग्जाम्पल्स होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है साइट ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन इन अ सेल इज। बीटा ऑक्सीडेशन का जो साइट होता है फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन का, वो कहाँ पे होता है, तो फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो आप लोग को देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फैटी एसिड होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये टूट जाता है एसिटाइल को ए में, जिसको कि बाद में जाकर के क्या होता है कि जो NADH होता है, FADH होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज 18 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें से आप लोगों को पूछा गया है 18 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, तो 18 कार्बन का इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो होता है आप लोगों का स्टेरिक एसिड होता है, क्योंकि जो स्टेरिक एसिड होता है ये एक सैचुरेटेड एसिड होता है जो कि 18 कार्बन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ZW टाइप 6 डिटर्मिनेशंस इज फाउंड इन। ये 6 टाइप का डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है, तो ये इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, जो कि अब किसका है, ये आप लोग देखेंगे लाभ डोमिनेंस का क्या है, ये इसेप्शन होता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तो उसके F1 जनरेशन में किस प्रकार के फिनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके F1 जनरेशन में देखेंगे आप तो 1:2:1 का आप लोगों का फिनोटाइप देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो 1 होता है ये डोमिनेंट फिनोटाइप होता है और जो 2 होता है ये इंटरमीडिएट फिनोटाइप होता है और जो ये 1 होता है ये क्या होता है, ये रिसेसिव फिनोटाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन B12 जो होता है इसको कहा जाता है कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या, कोबालामिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसमें कोबाल्ट जो होते हैं वे पाया जाता है, ये आप लोगों के लिए आवश्यक होता है क्योंकि RBC का फॉर्मेशन करने में भी ये आवश्यक है, DNA के सिंथेसिस में भी आवश्यक है और जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें भी जो होता है कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन यानी विटामिन B12 जो होता है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेट लिमिटिंग एंजाइम्स इन यूरिया सिंथेसिस प्रोसेस। यूरिया सिंथेसिस प्रोसेस में रेट लिमिटिंग एंजाइम्स कौन सा है, तो वो होता है कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट। ये यूरिया साइकिल में जो होता है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड डिजीज। इसमें से कौन सा सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, तो वो सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, इस जब ये डिजीज हो जाती है किसी भी पर्सन को तो उसका जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो सिकल शेप का इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन लार्ज पॉपुलेशन विच शो रैंडम मेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स PQ। P का मान दिया है 0.6 एंड Q का मान दिया है 0.4 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन द पॉपुलेशन। तो इसमें आप लोगों से क्या पूछा गया है, हेट्रोजाइगोट का आपका P का मान दिया है, Q का मान दिया है, यानी आप लोगों को डोमिनेंस का भी मान दिया है, रिसेसिव का भी मान दिया है, आप लोग को हेट्रोजाइगोट्स जो होता है उसका मान पूछा है किसी भी एक पॉपुलेशन में। तो आप लोग जो होता है हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन के अनुसार यदि आप देखेंगे तो इसमें आप लोग को पता होगा कि P² + Q² + 2PQ बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके अनुसार जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द जीनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी इन AABBCC। ये क्या दिया गया है, आप लोग को F1 प्रोजेनी दिया गया है और इसमें पूछा है कि कितने नंबर में आप लोग के इसके जो गैमेट्स होते हैं वो कितने नंबर में बनेंगे। तो आपको इसका फॉर्मूला मिलता है
2n, 2 के पावर n, जिससे कि क्या होता है, ये जो n होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स जीन पेयर होते हैं। ठीक है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितने गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, पावर n दिया है, तो n का मतलब है हेटेरोजाइगस जीन पेयर। तो यहाँ पे कितने हेटेरोजाइगस जीन पेयर है, देखिए ए ये 1 हो गया, बी 2 हो गया और सी से क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 हो गए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इसमें आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं कि कितने आपके जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे 8 गैमेट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है फॉर प्रिपरेशंस ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज यूज्ड। जो माइटोसिस में जो होता है कि कैरियोटाइप जब हम लोग करते हैं ह्यूमन का कैरियोटाइप, तो किस स्टेज का यूज किया जाता है, तो उसमें किस स्टेज का यूज किया जाता है, मेटाफेज का यूज किया जाता है ह्यूमन कैरियोटाइप करने के लिए। क्यों, क्योंकि इस समय जो क्रोमोसोम्स होता है ना वो सबसे अच्छा विजुलाइज होता है और कंडेंस भी बहुत ही अच्छा हुआ रहता है। ठीक है, किस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में, इसलिए हम इसका यूज करते हैं ह्यूमन कैरियोटाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ द ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। जो 21 क्रोमोसोम्स होता है उसमें यदि ट्राइसोमी हो जाती है तो वो किस सिंड्रोम को कोज करता है, तो वो कोज करता है डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम्स जो होता है उसमें जब ट्राइसोमी हो जाती है, यानी एक क्रोमोसोम्स जब उसमें अधिक आ जाता है तो वो हमारा कोज करता है डाउन सिंड्रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स इज मेड बाय विच सेल। जो माइलिन शीथ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है ओलिगोडेंड्रिकोसाइट से। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइलिन शीथ के फॉर्मेशंस में, और ये कहाँ पे होते हैं, तो अराउंड एक्सोन्स के चारों तरफ ही आप लोग को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्शन पोटेंशियल्स कैन ट्रेवल एलोनी एक्सोन ड्यू टू एक्टिविटीज आप, तो ये किस में आप देखेंगे, ये होता है दोनों में आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी गेट इट सोडियम चैनल्स एंड पोटेशियम चैनल, क्योंकि ये इन्हीं की वजह से, सोडियम और पोटेशियम चैनल की वजह से क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है और रिपोलराइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हार्मोन सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर सिंथेसिस बाय। जो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा निकलते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हो गया, वेसोप्रेसिन हार्मोन्स हो गया, ये जो हार्मोन्स निकलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, ये कहाँ पे बनते हैं, तो ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमेटिक न्यूरॉन्स में बनते हैं, और बनने के बाद आ जाते हैं हमारे पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद समय समय पे वे क्या होते हैं, उसके द्वारा सेक्रेट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डाई इथाइल कार्बेजेमाइन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। डाई इथाइल कार्बेमेजाइन जो होता है ये किस ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है फाइलेरिया में। ये फाइलेरिया किसके द्वारा कोज होता है, ये पैरासिटिक वार्म्स के द्वारा कोज होता है। और ये जो डाई इथाइल कार्बेमेजाइन होता है ये क्या होता है, एक एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूरिया स्टेबेमाइन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। जो यूरिया स्टेबेमाइन होता है इसका यूज जो होता है किस डिजीज के ट्रीटमेंट में हम करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है काला आजार के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिमिजिनिन इज हाईली सक्सेसफुल ड्रग अगेंस्ट विच डिजीज। आर्टिमिजिनिन एक हाईली सक्सेसफुल ड्रग होता है, किस डिजीज के अगेंस्ट हम इसका यूज करते हैं, तो वो मलेरिया के अगेंस्ट इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच एमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन डिफ्यूज क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डियर टारगेट सेल्स। कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपने टारगेट सेल के पास पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है T3 एंड T4 एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। तो ये सभी हार्मोन जो होते हैं ये क्या करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपने जो भी इनका टारगेट सेल्स होता है उनके पास पहुंच जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये लिपोफिलिक होते हैं और ये डिफ्यूज कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और बाइंड हो जाते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से। क्वेश्चन पूछा गया है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिनेशन इज, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा माइक्रोट्यूरेशन रिफ्लेक्स। क्यों, क्योंकि ये जो माइक्रोट्यूरेशन रिफ्लेक्स होता है ये एक न्यूरल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है यूरिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टर्मिनल शुगर इन ए ब्लड ग्रुप इज एंटीजेंस इज। जो टर्मिनल शुगर्स होता है ए ब्लड ग्रुप एंटीजेंस का वो होता है, तो वो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन होता है, क्योंकि ये आप देखेंगे ए ब्लड ग्रुप जो एंटीजेंस होता है उसमें एन
जो होता है एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो होता है वह टर्मिनल शुगर के रूप में होता है, जो कि अटैच होता है एच एंटीजन्स के द्वारा आरबीसी सरफेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, एक्शन पोटेंशियल इन अ न्यूरल इज जनरेटेड एट विच साइट। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का एक्सॉन टर्मिनल। जो एक्शन पोटेंशियल होता है न्यूरल जो जनरेटेड का, तो वो होता है एक्सॉन टर्मिनल साइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ। जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो किसकी सहायता से होता है, तो वो होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सहायता से। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये क्या करता है कि सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट्स, यानी इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में SGLT, मतलब सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट्स। इसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है, और जो सोडियम ग्रेडियंट होता है उसको क्रिएट करता है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, VNTRs एंड STRs आर इम्पोर्टेंट इन विच टेक्निक। जो VNTRs होते हैं और जो STRs होते हैं ये किस टेक्निक में इसका क्या किया जाता है कि उपयोग किया जाता है, किसके लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण होते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए। VNTRs का मतलब क्या होता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, यानी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना, मान लीजिए कि क्या है TGCA है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो ये बार बार क्या होता है कि बार बार यही सीक्वेंस रिपीट होता जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट कहा जाता है। उसका यूज किस में किया जाता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑलवेज टाइप ऑफ प्रोसेस। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है किस टाइप के प्रोसेस में होता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आप देखेंगे तो ये आप लोगों को रैंडम देखने को मिलेगा। जब रैंडम चेंजिंग होती है तो उसके द्वारा क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वाज द फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस टू इवोल्व ड्यूरिंग अर्ली इवोल्यूशन। तो किस, जब इवोल्यूशन हुआ था अर्ली इवोल्यूशन में, किस प्रकार का न्यूट्रिशन जो होता है वो सबसे पहले आया था, तो उस समय सबसे पहले क्या आया था, हेट्रोट्रोफी टाइप का न्यूट्रिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आर ऑफ विच टाइप। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में किस टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है, तो उसमें सेकेंड टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है, जिसमें आप लोगों का इंडोन्यूक्लियेज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेंगर डेवलप्ड सीक्वेंसिंग मेथड फॉर। सेंगर ने सीक्वेंसिंग मेथड डेवलप किया था, तो किसके लिए डेवलप किया था, तो सेंगर ने जो सीक्वेंसिंग मेथड डेवलप किया था वो DNA एंड प्रोटीन दोनों के लिए जो होता है वो डेवलप किया था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बोथ A एंड B दोनों। सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड हमने आपको इससे पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।